बहुत खराब नहीं है याददाश्त। चलो बॉडी फ्लूइड के बारे में बात करते हैं ना। अब बॉडी फ्लूइड में माय डियर स्टूडेंट्स, बॉडी फ्लूइड में एसेंशियली अपना है ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, है ना। और उसी टिश्यू फ्लूइड में एक टाइप ऑफ टिश्यू फ्लूइड है, एक मॉडिफाइड फ्लूइड है, मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फ। एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फ। ये तो आपको पता ही है, लिम्फ इज अ मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड। किस तरह का मॉडिफिकेशन है वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। तो ब्लड के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं बेटा, ब्लड इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड फ्लूइड connective tissue, comma, alkaline in nature. Alkaline in nature क्या नो? The pH is approximately 7.2 से लेके 7.8, इसीलिए मैंने लिखा था enzymes act best at this optimum pH, है ना। Composed of the fluid part, the fluid part called plasma, है ना, and the solid part called deformed elements, the solid part called deformed elements, है ना। तो एक है प्लाज्मा और एक है सॉलिड पार्ट विच इज कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या रहता है बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में रहता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये तो आपको पता ही है, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो अच्छा ठीक है, पहले तो प्लाज्मा के बारे में अगर बात करें हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में भी डिस्कशन शुरू होता है विद प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो प्लाज्मा के बारे में अगर हम लोग बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब जस्ट यूरिन का जो कलर होता है ना, वैसा। यूरिन इज ऑल्सो स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ आपने देखा नहीं? स्ट्रॉ पता है आपको? हट्स देखे हो? हट के ऊपर जो छत रहता है, उसमें ऐसे ऐसे पीला पीला स्ट्रीक्स रहता है ना, दोज आर स्ट्रॉ। स्ट्रॉ जब ड्राई हो जाता है ना, जब ड्राई हो जाता है तब जो कलर आता है, हल्का सा पीला, हल्का सा वैसा कलर, समझे? तो दैट इज द स्ट्रॉ कलर। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड fluid in blood. So plasma is a straw colored fluid in blood. अब देखिए, यही प्लाज्मा में इसका जो कंपोजिशन है या तो कंपोनेंट्स है, इसके कंपोनेंट्स क्या है? इसके कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स হচ্ছে नंबर 1 द प्रोटीन पार्ट, माने प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, prothrombin and fibrinogen. My dear students, these two are coagulation factors not present, ध्यान से सुनो, not present in the platelets but is present in the plasma. हर एक coagulation factor platelets के अंदर रहता है, केवल ये दोनों are not present in the platelets but is present in the plasma. Am I clear? So these two are the coagulation factors not present in the plasma, not present in the platelets, not present in the platelets but present in the plasma. यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और एनसीईआरटी में आप देखोगे, अगर एल्बुमिन के बारे में आप बात करें
तो एल्बुमिन के बारे में क्या बोला है? इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। ग्लोब्यूलिन के बारे में देखोगे, डिफेंस फंक्शन। कैनो? बिकॉज ग्लोब्यूलिन से प्लाज्मा प्रोटीन्स बनता है, सॉरी, ग्लोब्यूलिन से एंटीबॉडी बनता है। सो ग्लोब्यूलिन हेल्प्स इन डिफेंस, हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस। और क्यों? सिंस इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस। ये एंटीबॉडीज बनाता है अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस। ठीक ठीक, ग्लोब्यूलिन। अब देखिए, इसको छोड़ के और अदर कंपोनेंट्स क्या है? अदर कंपोनेंट्स, अदर कंपोनेंट्स में आता है आयंस। आयंस में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारे हैं, एटसेट्रा। उसको छोड़ के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, एटसेट्रा। हाँ, और उसको छोड़ के एक सेंटेंस एनसीईआरटी में है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स, माने लिपिड्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा ओनली ड्यूरिंग ट्रांजिट। देखो लेखा আছে, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, हाँ ठीक है, आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। কি লেখা আছে বল? অলওয়েজ। তার মানে তো একই হলো ব্যাপারটা বাবা। प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मतलब तो एक ही हुआ बेटा। ऑलवेज इन ट्रांजिट मतलब इसको छोड़ के और किसी कंडीशन में वो रहता नहीं है प्लाज्मा में। इसका मतलब क्या है? इस लाइन से अभी तक एजर्शन रीजनिंग पूछा नहीं गया। पिछले 10 साल में ये लाइन से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर ये लाइन से क्वेश्चन आया, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? व्हाई इज इट सेड दैट इट इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रांजिट बट ऑलवेज इन ट्रांजिट? कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, कॉन्सेप्ट समझो। ये क्यों लिखा है देख। सपोज दिस इज द इंटेस्टाइन, सपोज दिस इज द इंटेस्टाइन। ठीक, दिस इज द ब्लड वेसल, माने ब्लड, and here goes the tissues. So this is intestine, this is blood, and this is tissue. ठीक, clear, done. अब glucose from the intestine is absorbed in the blood, from the blood, अच्छा चलो, अमाइनो एसिड अगेन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन गोज इनटू ब्लड। लिपिड्स माने फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये लिपिड मतलब यही बोलना चाहा है कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दिस आल्सो एंटर्स हियर। एंड यू सी ग्लूकोज कब तक प्लाज्मा में रहेगा, कब तक ब्लड में रहेगा? जब तक वो टिश्यू में नहीं पहुंचता है। अमाइनो एसिड कब तक ब्लड में रहेगा? जब तक वो टिश्यू में नहीं पहुंचता है। लिपिड्स भी ब्लड में कब तक रहेगा? जब तक वो टिश्यू में नहीं पहुंचता है। तो इसका काम ही है, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा और इधर पहुंचेगा, फिर ये खाली फिर आएगा। गॉट माय पॉइंट? सो इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ओनली इन ट्रांजिट। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? सो इसका रीजन, अगर ये एजर्शन हुआ, ये स्टेटमेंट अगर एजर्शन हुआ, तो इसका रीजन क्या होगा? देखिए इसका रीजन क्या होगा। रीजन ये है कि glucose, amino acids and lipids are present in the plasma, enters into the plasma from the intestine only to be transported to the tissues for respiration or metabolism. समझ में आया? So glucose, amino acids और एनसीईआरटी का लैंग्वेज में लिपिड्स, लेकिन ये एक्चुअली हम बताते हैं दिस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, मतलब यही है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। फॉर्म्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, एक तो डिटेले लिखছি, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन and is absorbed
and is absorbed in the blood, into the blood, only to be transported to the tissues, only to be transported to the tissues, only to be transported to the tissues for respiration, माने cellular respiration. Got it? For cellular respiration, thereby providing energy. टारगेट तो यही है, एनर्जी प्रोडक्शन, इसीलिए तो खाना खाते हैं हम लोग. यही है कॉन्सेप्ट. समझे? वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है यही है कॉन्सेप्ट, और यही रीजन आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया. हो सकता है 25 का क्वेश्चन हो, ये लाइन से क्वेश्चन आज तक नहीं कभी देखा ये लाइन से क्वेश्चन, लेकिन ये लाइन से क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है? जस्ट वो पार्ट, पूरा सेंटेंस नहीं, जस्ट वो पार्ट. देवप्रसाद लिखे नहीं भी, किंतु बोयर पाशे किताब के बगल में ये लिख लेना रीजन है ना, या तो स्टिकी नोट लगा के लिख देना. डन हो गया. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई दिक्कत ये कॉन्सेप्ट को लेके? एनी डाउट्स माय डियर? ये क्वेश्चन, ये लाइन का कॉन्सेप्ट से आज तक सवाल नहीं पूछा गया, अभी तक इस लाइन से सवाल नहीं पूछा गया माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझे ना, और एनसीईआरटी का लाइन से पूछा जा रहा है. एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हो जाए. किस तरह से पेन पकड़ता है? इस तरह से? अच्छा, मैंने एक अंकल था इस तरह से पेन पकड़ता था. वेरी यूनिक. हम लोग तो कन्वेंशनल लोग हैं, ये स्पेशल. मैं कभी ये इसका आरिश का भी है, पेन पकड़ने का तरीका कुछ अलग है. तेरा तो नॉर्मल है, हम लोग नॉर्मल लोग हैं. डन. इतना कुछ लिख रहा है, मैंने इतना लिख दिया, ज्यादा लिखता ही नहीं हूं मैं. हो गया? वाह. अब लास्ट, प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट देखिए. सीरम, व्हाट इज सीरम? सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस कोआगुलेशन फैक्टर्स. ठीक ठीक. और देखिए, प्लाज्मा के अंदर भी तो दो कोआगुलेशन फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन. उसको भी माइनस कर दिया, इसीलिए जनरलाइज कर दिया कोआगुलेशन फैक्टर. समझ में आया? अब देख, प्लाज्मा is equal to blood minus formed elements. है तो? Therefore serum is equal to blood minus formed elements plus coagulation factors. है ना? आप बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ही तो सब कोआगुलेशन फैक्टर घुस गया, फिर से अलग से कोआगुलेशन फैक्टर लिखने का मतलब क्या है? यस, मतलब है क्योंकि ये जो कोआगुलेशन फैक्टर मैंने लिखा, दिस इज फॉर द प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर जो कोआगुलेशन फैक्टर है उसको मैंने लिखा. समझ में आया? क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट जब लिख रहे हैं इसमें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों है, तो प्लेटलेट के अंदर तो सब कोआगुलेशन फैक्टर्स है, लेकिन दो कोआगुलेशन फैक्टर प्लेटलेट में नहीं रहता, वो रहता है प्लाज्मा में, उसको माइनस किया. करेक्ट? याद रखिएगा. लोग नहीं तो पूछ लेंगे आपको, व्हाई ब्लड, व्हाई सीरम इज नॉट इक्वल टू प्लाज्मा. कॉन्सेप्ट क्या है? सीरम इज नॉट इक्वल टू प्लाज्मा. इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर सीरम इज नॉट इक्वल टू प्लाज्मा. व्हाई? एक्सप्लेन कर सकते हो?
एक्सप्लेन आप तभी कर सकते हो जब आपको यह पता है कि these two are present in plasma, these are coagulation factors. अगर ये पता नहीं है, कोई बंदा आंसर नहीं कर पाएगा कि वाई सीरम इज नॉट इक्वल टू प्लाज्मा। तो इसको भी असर्शन कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन देखो, है ना, क्वेश्चन तो सिंपल है। ये हम आप लोग भी सोचते थे कभी एज अ स्टूडेंट कि भाई सीरम और प्लाज्मा में फर्क क्या है, दोनों तो एक ही लगता है। लेकिन प्लाज्मा में दो कोआगुलेशन फैक्टर छुपा हुआ है, जिसको भी रिमूव किया जाएगा, जब रिमूव किया जाएगा तब जाके सीरम बनेगा, नहीं तो प्लाज्मा एंड सीरम सेम हो जाता है। तो वाई प्लाज्मा एंड सीरम आर नॉट सेम? सिंस सीरम रीजन serum does not include the coagulation factors present in the plasma, within bracket prothrombin and fibrinogen. डोरमेंट क्यों? डोरमेंट किस बात का? इनएक्टिव तो हमेशा रहेगा, कोई भी कोआगुलेशन फैक्टर इनएक्टिव स्टेट में ही रहता है। वो प्लेटलेट के अंदर भी इनएक्टिव स्टेट में रहता है, प्लाज्मा के अंदर भी इनएक्टिव स्टेट में रहता है। वो तो एक्टिवेट होता है जब कुछ एंजाइम्स काम करेगा, वो पढ़ाएंगे ब्लड कोआगुलेशन में। इनएक्टिव स्टेट बोल सकते, डोरमेंट नहीं, है ना? समझ में आया? देखो एक सेंटेंस है प्लाज्मा में, प्लाज्मा थोड़ा पढ़, तो प्लाज्मा का पैराग्राफ लेफ्ट से एकदम पढ़। अच्छा, विस्कस फ्लूइड, ये पॉइंट मिस हो गया था मेरा, कहां गया? विस्कस फ्लूइड, सॉरी, ये पॉइंट देखो पढ़ा इसलिए याद आ गया। विस्कस फ्लूइड मतलब समझते हो ना, विस्कोसिटी है, ड्यू टू दिस सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स है ना, तो विस्कस हो गया। चलो, हाँ, परसेंटेज तो याद करना ही पड़ेगा, 55% ऑफ द ब्लड, तो 55% ऑफ द ब्लड में प्लाज्मा है। अच्छा, वाटर लिखा नहीं, इसके साथ वाटर भी तो है। वाटर कितना है? हट, 90 से लेकर 92%, और प्रोटीन्स है 6 से 8%, है तो याद रखना पड़ेगा। और पढ़ो, प्रोथ्रोम्बिन लिखा नहीं है, पढ़ो। बस बोलो। बाइकार्बोनेट आयन, एक थप्पड़ मारेंगे, कार्बोनेट बैकग्राउंड नहीं पता, चल। एटसेट्रा लिखा है, याद रखिएगा, एटसेट्रा बहुत सारे हैं। चलो, एटसेट्रा क्यों लिखे थे? ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर फंसा रहे हो आप। एटसेट्रा लिखे तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, एटसेट्रा लिखे तो भाई, एटसेट्रा भाई, एटसेट्रा। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? केवल ग्लूकोज है, केवल ग्लूकोज है। फ्रुक्टोज भी है, गैलेक्टोज भी है, फ्रुक्टोज भी है, गैलेक्टोज भी है। सुक्रोज टूट के क्या बनेगा? फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज टूट के क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज का भी तो एब्जॉर्प्शन होना है, एटसेट्रा को गोल करके लिख दो, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज आर आल्सो प्रेजेंट। समझे? एक एक वर्ड पे खेल हो जाएगा। तो इधर भी मैं पिक्चर में बना देता हूं बेटा। और क्या प्रेजेंट है? गैलेक्टोज, GAL, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, वो भी तो प्रेजेंट होगा। वो भी तो इसी तरह से इधर से इधर जाएगा, और उसी तरह से इधर से इधर जाएगा। ठीक ठीक, कोई दिक्कत? फिर बोल। মাস্টার স্ট্রোক কি লিখছে? আবার প্রথমটা फैक्टर्स। जब पहले लिखा था कंपोजिशन में, प्रोटीन में केवल फिब्रिनोजन लिखा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं लिखा, लेकिन इधर लिख रहा है फैक्टर्स, मतलब दो। ठीक, चलो
प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। कितना इजी कर दिया। लेकिन ब्लड को अगर कंसीडर कर लोगे तब जाके वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। समझे? तो हर पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहां से क्वेश्चन करेगा, है ना? चलो गुड। तो इसका फोटो, इसका पर्टिकुलरली इसका फोटो, प्लाज्मा का डिस्कशन का फोटो ले लीजिए। इसका हेडिंग मैं बना देता हूं प्लाज्मा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा में कोई ऊपर नीचे नहीं है, यही पढ़ना है बेटा, यही पढ़ना है। पर्टिकुलरली इसका फोटो ले लो, इसका फोटो लेके ग्रुप में डाल दो, क्योंकि उसका अलग, उधर से फोटो सही नहीं आता। बीच में आ, अब ठीक से, अच्छा ठीक है, करो करो। नहीं, बच्चे पढ़ेंगे ना इसको तो समझ में आ जाएगा। और जो मैंने लिखा, जो मैंने पढ़ाया, जो जो वर्ड पे मैंने स्पेशली तवज्जो दिया, हर एक वर्ड को आपको सही से पढ़ना पड़ेगा प्लाज्मा वाला पार्ट में, है ना? ठीक। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का डिस्कशन है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का डिस्कशन पे हम लोग चलते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहला जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में चर्चा होगी, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी, प्रेफरेबली कॉल्ड द एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी के लिए बहुत सारी चीजें आप लोग पहले भी पढ़े हो, लेकिन दो तीन चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसका काउंट एनसीईआरटी में 4.5 से लेके 5.5 मिलियंस लिखा है ना, पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड। सवाल ये पैदा होता है 5 থেকে 5.5 আছে নাকি রে? 5 से 5 एक ही बात है, ठीक है। এটা কিন্তু एडल्ट मेल, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर एडल्ट मेल। एडल्ट फीमेल अगर कंसीडर करोगे तो इट इज 4 से 4.5 मिलियंस। सवाल ये पैदा होता है बेटा, ये अजीब सा यूनिट क्यों है, पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड? व्हाट नॉनसेंस। कभी सोचा है ये यूनिट के बारे में? हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस कि ये ऐसा यूनिट क्यों लिखा है कि मिलियंस पर किया ना, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इज द यूनिट। डब्ल्यूबीसी में भी वही, प्लेटलेट में भी वही, वाई क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड? यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। यूनिट वॉल्यूम कहां लेंगे हम लोग? सही बोल रहे हो? नहीं, इसीलिए तो पूछा मैंने। नो सर। तो शरीरे रक्त घुरे बेড়াচ্ছে, আমি তার মধ্যে ক্যালকুলেট করব, उसमें मैं कैलकुलेट करूंगा बॉडी के अंदर कि कहां कितना नंबर ऑफ आरबीसी है तेरा? मैं पागल हूं? करा जाएगा क्या कभी? तो इसका कॉन्सेप्ट एक वर्ड में मैं खत्म कर दूंगा। कुछ नहीं बेटा, फ्रिज में आप रखते हो उसको हर रोज, आइस क्यूब ट्रे। आइस क्यूब ट्रे देखा है ना? आइस क्यूब ट्रे क्या है? क्यूबिकल है ना? ऐसा ही 1 मिलीमीटर क्यूब का एक ट्रे होगा और उसके अंदर ब्लड दिया जाएगा और उसी में आरबीसी कैलकुलेट किया जाएगा, इसीलिए पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड। समझ में आया? देखो कितना इजी हो गया, कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूल सकते आप। वाई पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड? इसीलिए। जैसे कि आइस क्यूब का ट्रे है, अब एक ट्रे कंसीडर करो जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट विल बी 1 मिलीमीटर। हो गया, काम खत्म। उसके अंदर जितने नंबर ऑफ आरबीसी आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड। गॉट इट? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब जरा देखिए, अगर मैं लिखता हूं फीटस, इसमें कितना होगा? इट इज अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड। इसका मतलब जब फीटस का बर्थ होता है उसके बाद देयर इज अ रैपिड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। इसका मतलब तो यही है, फीटस का बर्थ होने के बाद नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीजेस रैपिडली। नंबर तो घटना पड़ेगा, और आरबीसी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि बिलिरुबिन सिंथेसिस ज्यादा हो जाता है, बिकॉज आरबीसी का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट में बिलिरुबिन होता है। कलर ऑफ यूरिन एंड कलर ऑफ स्टूल कौन देगा? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, है ना, जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं। तो एनीवे, क्यों? बहुत ज्यादा है। आरबीसी ज्यादा होने की वजह से नहीं,
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, आरबीसी नहीं। इसीलिए तो मजा है फीटल हीमोग्लोबिन में। देखो हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग, जो फोल्डिंग होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन फोल्डिंग किसके वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस। अमीनो एसिड सीक्वेंस विल डिटरमाइन कि फोल्डिंग हो रहा है कि नहीं, किस तरह का फोल्डिंग हो रहा है, तो जिस कारण पे मायोग्लोबिन टर्शियरी है, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी है, हाँ, एंजाइम टर्शियरी है। इसका मतलब ओरिएंटेशन ऑफ अमीनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट। फीटल हीमोग्लोबिन में, एडल्ट जैसा नहीं, फीटल हीमोग्लोबिन में एक अमीनो एसिड रहता है आर्जिनिन, उसका अबंडेंस है, एंड आर्जिनिन होने की वजह से इट हैज अ ग्रेटर बाइंडिंग कैपेसिटी विद ऑक्सीजन। ওই ডেল্টা চেনের মধ্যেই ওখানে বিটা থাকে না, ওখানে ডেল্টা থাকে। why delta? because the chain is different and that chain contains abundance of arginine। বুঝতে পারছো? and that is the reason। और इसीलिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जब देखोगे आप, ये अगर नॉर्मल हम लोगों का है हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऐसा, ये है मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये है फीटल। This is hemoglobin dissociation curve, HBDC. This is myoglobin dissociation curve. This is fetal hemoglobin dissociation curve। समझे? आपके मॉड्यूल में है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस वाला चैप्टर, अगर खोलोगे मॉड्यूल का, उसमें तीनों है। इसीलिए समझी, बिकॉज इट इज अ डेल्टा चेन। वो हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इतना तो मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ आरबीसी इज मोर इन केस ऑफ फिटस। अब कहां गया? हाँ, आरबीसी का नॉर्मल शेप क्या होता है? बाइकॉनकेव। ये अप्रोक्सीमेटली 2.2 माइक्रोन, और इसका जो डायामीटर है दैट इज 7.2 माइक्रोन। सो डायामीटर इज 7.2 माइक्रोन और थिकनेस इज 2.2 माइक्रोन। समझे? और आरबीसी का साइट ऑफ सिंथेसिस नेक्स्ट डे के लिए रख देते हैं, क्योंकि मैं ये पढ़ा दूंगा तो थोड़ा उनको पढ़ाना भी होगा। साइट ऑफ सिंथेसिस बहुत सारी जगह से आपको पता ही है। एम्ब्रियो में एक, अच्छा लिख देते हैं, वेरी गुड। एम्ब्रियो में यॉर्क सैक, फीटस में लिवर, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो, एडल्ट में रेड बोन मैरो। साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एम्ब्रियो, यॉर्क सैक, उसी में होता है। फीटस, स्प्लीन एंड पार्टली इन लिवर, और एडल्ट तो आपको पता ही है, स्प्लीन। Spleen is also the site for the maturation. Spleen is also the site for the storage of RBC. Spleen is also the site for the storage of RBC. तो storage of RBC spleen में होता है, therefore it is also called the blood bank of the body। এই কনসেপ্টটা কোথায় লেখা আছে? ভলিউম 2 হিউম্যান হেলথ এন্ড ডিজিজ। आरबीसी को फिल्टर करके स्टोर करता है, और इसके लिए साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, देयरफॉर এটা তো এনসিআরটি এখানেই লেখা আছে, গ্রেভইয়ার্ড, है ना? ठीक, इतना ही रखेंगे। मैं इसके बाद सर पढ़ाएंगे, जगह रखना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, है? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, कल भी तो मेरा क्लास है। ओ, मेरा दिमाग खराब हो गया। सही बात है, टेक्निकल कल बात करेंगे। चलो ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ना बैटरी चेंज करना पड़ेगा, बोल देना आप।
ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतना तक रख दिया मैंने, क्वेश्चन भी शेयर कर दिया। आज आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बायोमोलिकुलर एंजाइम कल बात करेंगे उस पर, ठीक है ना। चलो।